हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और ये वीडियो पार्ट 2 है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह। तो दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। उन्होंने 1980 से 1982 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री का पद संभाला और इसके बाद 25 जुलाई 1982 को वे भारत के राष्ट्रपति भी बने। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह। भारत के कई राष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और बाद में राष्ट्रपति बने हैं। इनमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी शामिल हैं, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। वे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और बाद में केंद्रीय गृह मंत्री रहे और इसके बाद 1982 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वीवी गिरी। तो दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है काफी बार ये कि भारत के चौथे राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। उन्होंने 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और वे भारत के पहले निर्दलीय राष्ट्रपति भी माने जाते हैं। याद करने की ट्रिक हो जाएगी, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन और चौथे वीवी गिरी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, यानी लगभग 12 वर्ष तक इस पद पर कार्य किया और वे 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति भी हैं। और याद करने की ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस क्वेश्चन की कि प्रथम भी सबसे लंबे समय तक भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। वे 1977 में जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रपति चुने गए और राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं और उन्हें पहला गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी माना जाता है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। 1977 के राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध सभी अन्य उम्मीदवारों के नामांकन रद्द या वापस हो गए थे, इसलिए वे निर्विरोध चुने गए थे और आज तक वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। वो याद करने की ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की कि 1977 इजिकल टू निर्विरोध राष्ट्रपति इजिकल टू नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1948 से 1950 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, लेकिन वे कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने। और याद करने की ट्रिक हो जाएगी इस क्वेश्चन की, राजा जी इजिकल टू गवर्नर जनरल, राष्ट्रपति नहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। वे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे और स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। याद करने की ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, प्रथम राष्ट्रपति इजिकल टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 1950 से 1962 तक लगभग 12 वर्षों तक राष्ट्रपति पद संभाला। और यह ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, 2 बार राष्ट्रपति, एक ही नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद पुनः राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। संविधान में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और याद करने की ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, 57 इजिकल टू फिर से री इलेक्शन, या फिर 57 बताता है कि राष्ट्रपति दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संजीव रेड्डी। सन 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, और इसी दौरान नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक राष्ट्रपति पद संभाला और नीलम संजीव रेड्डी भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति तथा निर्विरोध निर्वाचन होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भी थे। ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस प्रश्न की, 1977 में जनता पार्टी आई, रेड्डी जी राष्ट्रपति बने। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 3 मई 1969 को उनका निधन हो गया था और वे कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ट्रिक हो जाएगी इस क्वेश्चन की कि जाकिर हुसैन इजिकल टू कार्यकाल में निधन, या तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? थल सेनाध्यक्ष में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति, या फिर तीनों सेनाध्यक्ष? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत के प्रतिरक्षा बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। लेकिन सेना से जुड़े अधिकांश निर्णय राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेते हैं और उनका वास्तविक संचालन सरकार एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
याद करने की ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस प्रश्न की कि तीनों सेनाओं का एक ही सर्वोच्च सेनापति इज इक्वल टू राष्ट्रपति, या फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऊपर राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर राज्यपाल की। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति की। भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते, बल्कि उनका निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, और वहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, उपराष्ट्रपति चुना जाता है, नियुक्त नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का, यानी उपरोक्त सभी, भारत का महान्यायवादी भी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल भी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत का राष्ट्रपति कई महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करता है। इनमें भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG तथा राज्यपाल शामिल हैं, और इन सभी पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए सही उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। और याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी? AG, CAG और गवर्नर, यानी तीनों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों के नाम सुझाते हैं, राष्ट्रपति उन्हें मंत्री नियुक्त करते हैं। इसलिए नियुक्ति करने वाला संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति होता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करता है। और याद करने की ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की कि नाम प्रधानमंत्री देता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, या फिर PM की सलाह प्लस राष्ट्रपति की नियुक्ति इज इक्वल टू मंत्री बनता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। लोकसभा के सदस्य स्वयं अपने बीच से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सेना प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ट्रिक हो जाएगी इसकी, स्पीकर को लोकसभा चुनती है, राष्ट्रपति नहीं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रह सकता है, यानी राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसे पहले भी उन्हें पद से हटा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? वित्त आयोग को, योजना आयोग, राजकीय भाषा आयोग, या फिर संघ लोक सेवा आयोग। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता था। इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यकारी संकल्प के माध्यम से 1950 में किया गया था, और वर्तमान में इसकी जगह नीति आयोग कार्य कर रहा है। और वहीं वित्त आयोग, राजकीय भाषा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित नियुक्तियां गठन राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की,
योजना आयोग इक्वल टू सरकार का गठन, राष्ट्रपति का नहीं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति की, या फिर इनमें से किसी की भी नहीं। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति की। भारतीय संविधान के अनुसार वित्त बिल को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वित्त बिल संसद में पेश नहीं किया जा सकता। और याद करने की इसकी ट्रिक हो जाएगी, मनी बिल से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या फिर कम करने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और राष्ट्रपति किसी दोषी की फांसी की सजा को माफ, कम, स्थगित या फिर दूसरी सजा में परिवर्तित कर सकते हैं और इसी कारण फांसी की सजा से संबंधित अंतिम दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। और याद करने की ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, 72 इज इक्वल टू दया याचिका और क्षमादान की शक्ति या फिर फांसी की सजा पर अंतिम संवैधानिक राहत, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 14, 18, 16 या फिर 12? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, 12 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं और इस सदस्यों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का अनुभव संसद तक पहुंचाना होता है। ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, राज्यसभा में राष्ट्रपति के 12 मेहमान या फिर साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा इज इक्वल टू 12 मनोनीत सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, क्षमा प्रदान करे, आपातकाल की घोषणा करे या फिर अध्यादेश जारी करे। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। राष्ट्रपति को क्षमादान देने यानी अनुच्छेद 72, आपातकाल घोषित करने तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं हटा सकते हैं और न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष प्रक्रिया यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसके बाद ही राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं। ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, जज को हटाने का फैसला संसद करती है, राष्ट्रपति अकेले नहीं। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को या फिर इन सभी को? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वे किसी विधिक या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं और इसे राष्ट्रपति का परामर्शाधिकार कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपनी राय देता है लेकिन राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होते। ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, 143 इज इक्वल टू राष्ट्रपति का परामर्श अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132,
अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 32? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वे किसी भी विधिक या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। इसे राष्ट्रपति का परामर्शाधिकार कहा जाता है। जब किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक या कानूनी विषय पर सरकार को सर्वोच्च न्यायालय की राय चाहिए होती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकते हैं। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति के पास? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बुलाते हैं, स्थगित करते हैं तथा लोकसभा को भंग कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति यह कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। और याद रखने की ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, संसद का सीजन बुलाए प्रेसिडेंट या फिर सत्र बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा भंग करना इक्वल टू राष्ट्रपति का कार्य। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर संघीय मंत्रिपरिषद? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, संघीय मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है और राष्ट्रपति सामान्यतः अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। इसलिए भारत में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और ट्रैक हो जाएगी इस प्रश्न की 74 इक्वल टू राष्ट्रपति की सलाहकार मंत्रिपरिषद, या फिर राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962 में, 1971, 1975 में या फिर कभी की ही नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, कभी नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। याद रखने की ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, अनुच्छेद 360 है लेकिन लागू कभी नहीं, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगा, राष्ट्रपति शासन लगा, वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा अध्यक्ष? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। विदेशों में आयोजित होने वाले संसदीय सम्मेलनों, अंतर संसदीय संघ और मंत्रिमंडल संसदीय संघ आदि में भाग लेने के लिए जो भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजे जाते हैं, उनके सदस्यों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा भारतीय संसदीय समूह के प्रमुख पदों से भी जुड़े होते हैं, इसलिए यह जिम्मेदारी उनके पास होती है। और याद रखने की ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, संसदीय प्रतिनिधि मंडल इक्वल टू लोकसभा अध्यक्ष का नामांकन। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? राजेंद्र गडकर, पीएन भगवती, एच कानिया या फिर एम हिदायतुल्ला? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, एम हिदायतुल्ला ने।
तो दोस्तों, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। वर्ष 1969 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन और कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी के इस्तीफे के बाद उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था और इस प्रकार वे भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कुछ समय के लिए राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। याद रखने की ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस प्रश्न की, हिदायतुल्लाह जी इक्वल टू मुख्य न्यायाधीश भी, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना या फिर किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा का सत्र बुला सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं तथा लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन किसी सत्र के दौरान प्रतिदिन की बैठकों का संचालन और उन्हें बुलाने का कार्य लोकसभा की कार्यवाही से संबंधित होता है। यह राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। और ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, सीजन प्रेसिडेंट बुलाता है, सिटिंग स्पीकर चलाता है। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्येक पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। भारत में किसी भी विदेशी देश के राजदूत या उच्चायुक्त जब नियुक्त होकर आते हैं तो वे अपने प्रत्यय पत्र भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति ही उन्हें औपचारिक रूप से स्वीकार करते हैं और यह राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद करने की ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, विदेशी राजदूत आते हैं, राष्ट्रपति को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, धन विधेयक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति इसे वापस नहीं भेजते। और ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इसको याद करने की, मनी बिल गया राष्ट्रपति के पास, वापस नहीं आएगा। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, निलंबनकारी वीटो का। जब राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को अपनी आपत्तियों के साथ सांसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं तो इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। यदि संसद उस विधेयक को पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। और ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, वापस भेजो निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, राज्य व संघ सूची, संघ सूची या फिर संघ व समवर्ती सूची? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संघ व समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है। संसद को संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, इसलिए राष्ट्रपति भी इन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इसको याद करने की, जहां संसद कानून बना सकती है वहीं राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है।
राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर राज्य सूची व समवर्ती सूची। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी, राज्य सूची। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश केवल उन विषयों पर जारी कर सकते हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है। संसद को सामान्यतः संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को प्राप्त है। इसलिए सामान्यतः परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। और ट्रैक हो जाएगी इस प्रश्न की, अध्यादेश वहीं जहां संसद का कानून। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राइट आंसर है जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, यानी जब दोनों सत्र में हो। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये दोनों जब सत्र में हों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो या दोनों सदनों में से कम एक सदन सत्र में न हो। लेकिन यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सत्र में हों तो कानून बनाने का काम संसद स्वयं कर सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। ट्रैक हो जाएगी, दोनों सदन चल रहे हैं इक्वल टू अध्यादेश नहीं। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या कर सकता है? ऑप्शन डी, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। यदि संसद उस विधेयक को पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। और ट्रैक हो जाएगी इसकी, विधेयक वापस भेजना इज इक्वल टू निलंबनकारी वीटो। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, ए बी दोनों, यानी प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को 2 अवसरों पर संबोधित करते हैं। पहला प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, दूसरा लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद गठित की गई लोकसभा के प्रथम सत्र के आरंभ में। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। और ट्रैक हो जाएगी इस प्रश्न की, हर साल प्लस नई लोकसभा इज इक्वल टू राष्ट्रपति का अभिभाषण। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, संरचना तथा उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और ट्रैक हो जाएगी दोस्तों इस प्रश्न की, 1 to 4 इज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट। किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है।
यानी राष्ट्रपति मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं। वहीं राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत कुछ दया शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन वे मृत्युदंड को पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकते। वे केवल सजा को कम, स्थगित या परिवर्तित कर सकते हैं। और ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, फांसी की पूरी माफी केवल राष्ट्रपति दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत भारत की आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है और यह निधि ऐसे खर्चों के लिए होती है जो अचानक और अप्रत्याशित रूप से सामने आ जाते हैं। इस निधि से धन निकालने की अनुमति राष्ट्रपति देते हैं और बाद में इस राशि को संसद की स्वीकृति से पुनः निधि में जमा किया जा सकता है। और ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इसको याद करने की, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति तथा संसद का अधिवेशन बुलाने और सत्रावसान करने जैसी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधिकारों को अपने हाथ में नहीं ले सकते। न्यायपाल का संविधान के अनुसार स्वतंत्र होती हैं। ट्रिक है इस प्रश्न की कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, न्यायिक अधिकार नहीं ले सकता। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। किसी संस्कृति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। लोक लेखा समिति, लोकसभा, संसद या किसी भी संस्कृति की जरूरत नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। भारत की आकस्मिक निधि का उद्देश्य अचानक उत्पन्न होने वाले और अत्यावश्यक खर्चों को पूरा करना है, इसलिए राष्ट्रपति इस निधि से धन व्यय करते हैं। धन व्यय करने के लिए पूर्व में संसद, लोकसभा या लोक लेखा समिति की संस्तुति का इंतजार नहीं करते। बाद में किए गए खर्चे की स्वीकृति संसद से प्राप्त की जाती है और राशि को पुनः आकस्मिक निधि में जमा किया जाता है। और ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, आकस्मिक खर्च, तुरंत पैसा, पहले अनुमति नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। 42वें और 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रपति एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद वही सलाह पुनः भेज दें तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस प्रश्न की, 74 मंत्रिपरिषद की सलाह। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, राष्ट्रपति।
भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। इसलिए युद्ध की घोषणा तथा शांति स्थापित करने की औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। हालांकि राष्ट्रपति यह शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करते हैं। ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति, सलाह मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएं। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4, यानी संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति यह कार्य सामान्यतः प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। इसलिए लोकसभा को भंग करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, जबकि सलाह प्रधानमंत्री देते हैं। ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, लोकसभा भंग करे राष्ट्रपति, सलाह दे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकते हैं जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह प्राप्त हो, और यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था ताकि आपातकाल की शक्ति का दुरुपयोग न हो सके। और याद रखने की ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस प्रश्न की, आपातकाल इज इक्वल टू कैबिनेट की रिटन एडवाइस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।